नमस्कार। आइए हम आज बीए पार्ट प्रथम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के प्रथम अध्याय को प्रारंभ करते हैं और यह फर्स्ट पेपर का पहला अध्याय है। अतः हम सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का बहुत स्वागत करते हुए इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्विवेदी काल के बहुत ही प्रमुख और प्रारंभिक कवियों में से एक माने जाते हैं। आधुनिक काल में श्रीधर पाठक के पश्चात खड़ी बोली को काव्य के अनुरूप सरस और मधुर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को जाता है। हरिओद जी ने खड़ी बोली के कई रूपों को अपनाया, जिसमें स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति प्रेम आदि प्रमुख विषय इसके प्रमुख रहे। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का जो दूसरा सोपान था द्विवेदी काल, उसके प्रमुख कवि हैं और इस काल की कविता के अंदर कवियों ने समाज सुधार को सर्वाधिक प्रमुखता दी और इनकी कविता में देश प्रेम, सांस्कृतिक गौरव, नैतिक साहस और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम संयोग एक साथ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के आदर्श चरित्र की स्थापना करना भी द्विवेदी काल के कवियों का प्रमुख ध्येय था और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने भी अपने काव्य में इसे सार्थक किया है। आदर्शवाद, उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता संपूर्ण द्विवेदी काल की विशेषता थी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य की विशेषता होना स्वाभाविक ही है। इन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली के अंदर जो महाकाव्य लिखा वह प्रिय प्रवास नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस महाकाव्य में इनकी भाषा जो है मुहावरेदार खड़ी बोली भाषा रही और इसीलिए हिंदी के प्रारंभिक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय को स्थान मिला। अयोध्या सिंह जी ने अपने काव्य में भारतीयता को प्रमुखता से लिया और हमारा जो भारतीय स्वरूप, समाज का जो सोच है, समाज का जो ध्येय है, उसको अपने काव्य में स्थापित किया। हम इनकी रचनाओं के बारे में यह देखना चाहेंगे कि ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इन्होंने हिंदी को स्थापित किया। इससे पहले ब्रज भाषा स्थापित थी काव्य के रूप में। भारतेंदु जी के काल तक जो काव्य लिखा जाता था उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव छूटा नहीं था पूरी तरह, लेकिन द्विवेदी युग ने यह प्रयत्न किया कि खड़ी बोली को हिंदी के रूप में स्थापित किया और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इसके अंदर अपने महाकाव्य लिखकर इसे बहुत प्रबलता से स्थापित किया काव्य में। तो अगले रूप में हम जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है, इसका जो मूल कथानक है वह कृष्ण से लिया है और कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए और ब्रज में उनकी याद के अंदर पूरा महाकाव्य तो है ही, लेकिन मुख्य जो इसका अंश है वह यही है कि गोपियाँ कृष्ण को याद करके अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हैं। इनके महाकाव्य में कुछ प्रमुख बिंदु हमें देखने को मिलेंगे जिसकी चर्चा हम बाद में करते हैं और यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कवि कि इस प्रिय प्रवास में कि भारतीय नारी कितनी भी दुखी हो, यानी उनकी प्रिय प्रवास की गोपियाँ राधा जो है वो कितनी भी पीड़ित है, लेकिन वो समाज को किसी भी पल छोड़ती नहीं। वो जब अपना संदेश वायु के माध्यम से देती है
तो उसमें भी वह यह ध्यान रखती है कि कोई किसान लल्ला यदि धूप में पीड़ित हो, उसके पसीने की बूंदें हो, तो तुम किसी हवा को कहती है कि तुम किसी बादल के छोटे टुकड़े को लाना और उसके ऊपर से उसके यहाँ छाया कर देना। यानी उसके मन में जो सामाजिकता है, समाज के हित की बात है, वो हर पल दिखाई देती है। ये महाकाव्य के अंदर हमें देखने को मिलता है प्रिय प्रवास में। अगला जो हम उस विषय रूप से देखें तो हरियोत जी की रचनाएं दो प्रकार की मिलती हैं, कुछ मौलिक है और कुछ अनुवादित है। मौलिक रचनाओं में प्रिय प्रवास के साथ साथ एक वैदेही वनवास भी उनका प्रमुख महाकाव्य है। प्रिय प्रवास तो प्रमुख रचना है ही, इसमें राधा कृष्ण की आधार बनाकर राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और भारतीय नारी का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही इन्होंने चोखे चौपते, बोल चाल, रस कलश, परिजात, प्रेम प्रपंच आदि मुक्तक काव्य लिखे हैं, क्योंकि मुक्तक काव्य का रीतिकाल एक दौर रहा था और हिंदी में इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे जो समाज के छोटे छोटे से बिंदुओं को लेकर लिखे हैं, जो बहुत ही अच्छे बन पड़े हैं, जिनको हम यदि अध्ययन करें, पढ़ें तो हमारे चेहरे से एक हास्य का जो भाव है वो सरसता से बना रहता है। उन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ और कुछ प्रमुख रचनाओं के अंदर हम ये कहें कि उन्होंने जो दूसरी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं उनके अंदर उपदेश कुसुम, विनोद वाटिका, वेनिस का बाका, नीति निबंध और अन्य जो प्रमुख कुछ और अन्य रचनाएं हैं वो इनकी अनुवादित रचनाएं हैं, जिनको इन्होंने कहीं इंग्लिश से तो कहीं बंगला से या अन्य भाषाओं से लेकर लिखा है। भाषा का हरियोत जी का जो है बहुत ही असाधारण सा अधिकार था, इसीलिए उनके काव्य में खड़ी बोली के अनेक रूप मिलते हैं। बोलचाल, चुपते चौपते, चोखे चौपदे आदि कृतियों में मुहावरेदार, सरल, सुबोध और तद्भव शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ हमें देखने को मिलता है। हम देखिए इन्होंने दो उपन्यास भी लिखे हैं जिनके अंदर ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल दो इनके प्रमुख उपन्यास है। उसमें भी इन्होंने जो भाषा है वो उनकी देखते ही बन पड़ी है, क्योंकि बोलचाल की भाषा इन्होंने लिखी है जिसमें इनका स्वयं भी पंजाबी थे, जिसके कारण इनका पंजाबी का प्रभाव जो है वो सर्वत्र बना रहता है। वह खड़ी हिंदी के रूप में हमें दिखाई देता है, यदा कदा जहाँ भी हम देखते हैं इनकी कविता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इनकी जो काव्य रचना है, जो साहित्य वैभव है, वो बहुत अच्छा वैभव था और इनके माध्यम से इन्होंने हिंदी को प्रमुख स्थान दिया। अब देखिए कि इन्होंने अपनी जो मुहावरेदार, सरल, सुबोध और तद्भव तत्सम जानते हो ना, भाषा के रूप, तो इन्होंने तद्भव अर्थात जो संस्कृत से हिंदी में बदलाव के साथ जो शब्द आए हैं वो भी शब्द इनकी खड़ी बोली के अंदर आए हैं। इसमें पद्य प्रसून, कल्पलता, वैदेही वनवास आदि रचनाओं में इनमें तत्सम प्रधान खड़ी बोली की छटा दिखाई देती है। वहीं जो दूसरे मुक्तक काव्य में है तद्भव वह शब्द दिखाई देते हैं। इनकी कविता में लाक्षणिकता, सरसता और उक्ति वैचित्र का अभाव जरूर है, यानी लाक्षणिक नहीं दिखाई देते हमें इनके काव्य में, और ओज, व्यंग तथा भाव प्रेषणीयता जो है वह बहुत ही उच्च कोटि की हमें दिखाई देती है, क्योंकि भावना जो है इनके काव्य में बहुत अच्छे रूप में कवि ने भरी है और उस भावना के कारण ही इनकी भाषा स्वाभाविक रूप से दौड़ती चली जाती है। उनके काव्य में सभी रसों की अभिव्यंजना हुई है। प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन रूप में चित्रण इनके काव्य में किया गया है। उन्होंने संस्कृत के परंपरागत छंदों को अपनाया तो आधुनिक नई लयात्मक शैली में भी काव्य रचना की है। हमने देखा कि ये जो प्रिय प्रवास है इसका प्रारंभिक रूप देखना मंदाक्रांता छंद से लिया है, तो एक गीतात्मकता उनके काव्य में हमें सर्वत्र दिखाई देती है। और इनके काव्य में जो भावनाएं हैं वो प्रमुखता से भावप्रणव काव्य है। प्रिय प्रवास की राधा कोरी विरहणी नायिका नहीं है,
वह समाज सेविका के रूप में भी हमारे सामने आती है। हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो अंश है कवि का दिया हुआ, वह प्रिय प्रवास काव्य रचना के अंतर्गत से ही है, और इसमें राधा कृष्ण के पारस्परिक प्रणय गाथा पर आश्रित एक मनोहर प्रबंध सृष्टि है। उन्होंने अपनी कृति में राधा कृष्ण के मार्मिक प्रसंग को किंचित मौलिक और नूतन दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया है। व्रजवल्लभ श्री कृष्ण विषम परिस्थितियों के कारण जब एक बार अक्रूर जी के साथ अक्रूर जी बुलाने आए, और ये कथा तो जानते ही आप, हमने देखा है दूरदर्शन पे या अन्यत्र जहाँ भी श्री कृष्णा के अंतर्गत, तो आपने भी देखा होगा कि श्री कृष्ण जो है अक्रूर जी आते हैं उन्हें लेने के लिए, और वो मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा जाने के बाद पुनः लौटकर ब्रज में नहीं आते, जबकि ब्रज में उनको बहुत ही अनंत प्रेम करने वाले माता पिता, ग्वाल बाल, उनकी सखियाँ, गोपियाँ, वो सब चिरकाल तक विरह व्यथा के अंदर जो है वो पीड़ित रहती है, और यह कृष्ण की अनुपम भेंट थी मानो उनको देने वाली। इसीलिए सदैव के लिए वे कृष्ण जो है वहाँ से प्रवासी बनकर चले जाते हैं। उनके ऊपर लिखा हुआ यह काव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय का जो प्रवास था उसके लिए इन्होंने यह काव्य लिखा है ना। तो जब हमने देखा कि इसमें, इस काव्य में देखिए आप, कृष्ण के एक बाल लीला का जो वर्णन किया है, वहाँ आप देखना एक नया दृष्टिकोण दिया। जब हम सब ये पढ़ते आए हैं कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक छोटी उंगली पे उठा लिया, यह तो एक कथा है जो हम सब ने किंवदंती के रूप में या मिथक के रूप में हमारे आसपास के समाज में प्रचलित है। लेकिन अयोध्या सिंह जी ने इसके अंदर एक बहुत नवीन रूप लिया है कि जब बारिश हुई तो सब व्याकुल हुए, तो कृष्ण ने और उनके सखाओं ने इतने अच्छे प्रबंधन के साथ पूरे ब्रज को ले जाकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित रोक दिया, वहाँ जाकर पहुँचा दिया। कहीं गुफाओं में, कहीं छोटी छोटी कंदराओं में वहाँ के सब लोगों को व्यवस्थित रूप में जाकर दौड़ कर सबकी सेवा करी और सबको सारी सुविधाएं प्रदान की। और इसी कारण 7 दिवस बाद सारे ब्रज के लोग ये कहने लगे कि कृष्ण ने तो हमारे लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठा लिया। तो एक नवीन दृष्टिकोण हमें इस काव्य के अंतर्गत दिखाई देता है। तो कई बार उन्होंने इस काव्य में नवीनता के साथ इसको प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण के जो मथुरा गमन हो जाता है उसके उपरांत ब्रजवासियों के विरह व्याप्त बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण उनकी मनोदशा का हृदयग्राही चिंतन के अंकन भी इन्होंने किया है। बहुत ही पीड़ित माता पिता का, उनके ग्वालों का, उनकी गोपियों का, उनके वेणुनाद के कारण व्रज के हर कण कण का जो वर्णन किया इन्होंने, जिसके अंदर पशु पक्षी, लताएं, वृक्ष, यमुना, इन सब का भी एक पीड़ा का अनुभव उन्होंने यहाँ किया है। सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण इस प्रबंध के नायक और राधा जी इसकी नायिका है। चित्रांकन की दृष्टि से इसके जो यह काव्य है यह बहुत ही सुंदर काव्य है, और बहुत जिसके अंदर हम कहें श्री कृष्ण ने उनके मधुर, मनोहर और प्रियतम रूप के अतिरिक्त लोक रक्षण और विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण पुरुषोत्तम रूप को भी अयोध्या सिंह उपाध्याय ने स्थापित किया है। इसी प्रकार से राधा के चरित्र में गल दश्रु है ना, और भावुकता के बदले मर्यादा, संयम जैसे सद्वृत्तियों का समाहार किया गया है। यह हम देखें कि कृष्ण काव्य में हमने कहीं भी राधा को या गोपियों को सामाजिक रूप से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नहीं देखा। वो तो स्वयं सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति पागल थी। लेकिन ये नवीन रूप केवल द्विवेदी काल की जो काव्यधारा थी उसके अंदर जो सामाजिकता प्रबलता से बोलती है वह यहाँ पर हमें हरियोध जी के काव्य में दिखाई देती है। ये इसी का परिणाम था कि इनकी राधा जो है वह मर्यादा और संयम की जैसी सद्वृत्तियों को अपने अंदर संजोए है। वह निजी प्रीति के साथ साथ लोकहित की भावना को भी महत्व देती है। इस काव्य में अंकित
नंद और यशोदा के चरित्र भी अविस्मरणीय है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है नंद और यशोदा, कैसे भूल जाए वो अपने पुत्र को, उसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को, उसके द्वारा जो उसके मित्रों के साथ किए गए वो अनमोल क्षण को किस प्रकार भूल जाए। इनका बहुत ही सुंदर और सरस वर्णन कवि ने यहाँ किया है। इनके माध्यम से हरिओत जी को पुत्र के प्रति माता पिता के प्रेम भाव का प्रगाढ़ चित्र करने में बहुत सफलता मिली। श्री कृष्ण के बिछुओं में यशोदा का विलाप का प्रकरण और भी करुण हो जाता है जब यशोदा अपने पुत्र को याद करके आंसू बहाती है। तो यह जो प्रिय प्रवास का जो अंश आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, और इसके अंदर हम उपाध्याय जी का, हरिओत जी का जो है संपूर्ण काव्य की जो प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस पठित अंश में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं उनकी भी विशेषताओं को हमने ध्यान देना है। धन्यवाद।